क्लास 12 के सारे बच्चे अभी तक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। अब हम आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके ज़्यादा क्वेश्चंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस के आसपास, हम करने जा रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप करने क्या जा रहे हैं। ये आप लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था, आपको याद होगा। ठीक है, डेबिट में सारी प्राप्तियां आती है रिसिप्ट, और क्रेडिट में सारे भुगतान आते हैं पेमेंट। इसे प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं। ठीक है, अब हमें आय व्यय खाता बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो कैसे बनेगा? वो इसकी मदद से बनेगा। वो इसका ठीक उल्टा है, बताता हूं कैसे। आय व्यय खाते को इंग्लिश में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इसके डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस मीन्स व्यय, व्यय मीन्स खर्चा, और क्रेडिट में सारी इनकम आएगी, आय। अब देखिए कैसे उल्टा हुआ। उल्टा कैसे हुआ? ऑपोजिट कैसे हुआ? इसमें सारी प्राप्तियां, सारी रिसिप्ट्स डेबिट में आती थी। ठीक है, अब वो सारी प्राप्तियां, सारी रिसिप्ट्स इनकम बनकर, आय बनकर क्रेडिट में चली जाएगी। ठीक है, और इसके क्रेडिट में सारी पेमेंट आती थी, खर्चे। अब वो सारे खर्चे, सारी पेमेंट व्यय बनकर, एक्सपेंसेस बनकर डेबिट में आ जाएगा। मतलब रिसीप्ट्स इनकम बन जाएगी, आय, और क्रेडिट में आ जाएगी, और पेमेंट व्यय बन जाएंगे, एक्सपेंडिचर डेबिट में आ जाएंगे। ये सबसे पहला पॉइंट तो ये समझाया मैंने आपको। ठीक है, अब आप एक एक पॉइंट नोट करते चलना। सबसे पहला पॉइंट कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट की मदद से बनता है। मतलब अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, आय व्यय खाता बना रहे हो, तो आपको प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दिया रहेगा। पहला पॉइंट, उसकी मदद से, उसकी हेल्प आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आय व्यय खाता बनाना है। मतलब ये बना हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्रेडिट की सारी पेमेंट को, क्रेडिट के सारे भुगतान को, क्रेडिट के सारे खर्चों को डेबिट में ले आओगे, यानी बाय की चीजों को टू में ले आओगे, और डेबिट की सारी इनकम को, डेबिट की सारी रिसीप्ट्स को क्रेडिट में ले जाएंगे, यानी टू की चीजों को बाय में ले जाएंगे। पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, दूसरा काम, कुछ ऐसी चीजें जो छोड़ देनी पड़ेगी, नहीं आएगी। जैसे इसकी शुरुआत प्रारंभिक रोकड़ शेष से होती थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एंडिंग अंतिम शेष पे होती थी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये दोनों रोकड़ शेष, ये दोनों कैश बैलेंस इसमें नहीं आएंगे। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो कैश का बैलेंस है, और कैश हमारी संपत्ति होती है, असेट्स, और इसके साथ बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट बनने की वजह से सारी संपत्तियां, सारी असेट्स उसमें जाएगी। इसलिए रोकड़ शेष, कैश बैलेंस आप इसमें छोड़ देंगे, नहीं आएगा। ठीक है, कैश बैलेंस, रोकड़ शेष नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, नंबर 2, आपको याद होगा जब हम प्राप्ति भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे, तो उसमें फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर लेते थे, मशीन खरीदी, परचेस मशीन लेते थे,
बुक्स खरीदी, परचेज बुक्स लेते थे, इसमें ये चीज़ें नहीं आएगी क्योंकि ये सब हमारी संपत्तियां है, असेट्स नहीं है, क्योंकि इसके साथ बैलेंस शीट बनती है और असेट्स कहा जाती है बैलेंस शीट में, तो यहाँ असेट्स नहीं आएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ संपत्तियां नहीं आएगी, कैश बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि वो असेट्स से बैलेंस शीट में जाएगा, और सारी संपत्तियां भी नहीं आएगी, सारी असेट्स भी नहीं आएगी। लेकिन उन पर लगने वाला डेप्रिसिएशन, उन पर लगने वाला मूल्य ह्रास वो आएगा खर्चा बनकर, एक्सपेंसेस बनकर डेबिट में। उल्टा सिस्टम है, वहाँ हम फर्नीचर लेते थे लेकिन फर्नीचर का डेप्रिसिएशन छोड़ देते थे, यहाँ फर्नीचर मशीन छोड़ देंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएगी पर उसका डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास डेबिट में आएगा। ठीक है, ये आपको नोट करते चलना है, इसका ध्यान रखना। थर्ड, विनियोग, इन्वेस्टमेंट। विनियोग, इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति है, असेट्स। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, पैसा गया, क्रेडिट में आता था, लेकिन यहाँ विनियोग, इन्वेस्टमेंट हमारी संपत्ति बन जाएगा, असेट्स, और यहाँ असेट्स नहीं आती है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे हमें जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट, वो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट में आएगा, बाय। ठीक है, आपका पॉइंट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले यहाँ रोकड़ शेष नहीं आएगा, कैश बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि वो असेट्स से, संपत्ति, मशीन, फर्नीचर, बुक्स, बिल्डिंग, ये सब संपत्ति असेट्स नहीं आएगी क्योंकि वो असेट्स से बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन खर्चा बनकर, एक्सपेंसेस बनकर डेबिट में आ जाएगा। विनियोग, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो भी हमारी संपत्ति है, वो भी हमारी असेट्स है, लेकिन उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट, ब्याज हमारी इनकम है, वो क्रेडिट में आएगा। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है, ठीक है, आपको याद होगा वहाँ हम लोग अदत्त, आउटस्टैंडिंग, मतलब ऐसा खर्चा जो भी करना बाकी है छोड़ देते थे। यहाँ पर अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस खर्चा मानकर उस खर्चे में जोड़ देना पड़ेगा। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेतन अदत्त है, देना बाकी है, तो अदत्त को आउटस्टैंडिंग को सैलरी में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अदत्त आउटस्टैंडिंग मतलब जो देना बाकी है, और उपार्जित एक्रूड मतलब जो मिलना बाकी है। हम रिसीप्ट एंड पेमेंट में उसे छोड़ देते थे, यहाँ उसे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देना बाकी है, देना पड़ेगा तो प्लस करेंगे, मिलना बाकी है, आगे जाके मिलेगा तो प्लस करेंगे, तो यहाँ अदत्त, आउटस्टैंडिंग और उपार्जित एक्रूड प्लस करेंगे। ठीक है, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको आपका क्वेश्चन 2017 के लिए करना है, 2017 के लिए, तो कोई भी इनकम और कोई भी खर्चा 2017 का ही लेना है। अगले और पिछले साल का अगर अलग से दिया है तो छोड़ देना है। जैसे आपको 3 चंदे दिए तो आपने यहाँ तीनों चंदे, तीनों सब्सक्रिप्शंस लिए थे, आपको वहां सिर्फ पैसों से मतलब हुआ करता था, यहाँ आप केवल 2017 का चंदा, 2017 का ही सब्सक्रिप्शन लोगे। यानी कोई भी इनकम और कोई भी खर्चा उसी साल का लेना है जिस साल का आपको प्रश्न करना है। अगले और पिछले साल का अगर अलग से दिया है तो छोड़ देना है, और अगले और पिछले साल का इस साल की अमाउंट में घुस कर बैठा है, छुप कर बैठा है, इंक्लूड हो चुका है, उसको हटा देना है। जैसे 3 चंदे दिए, 3 सब्सक्रिप्शन, तो आप केवल एक लेना जिसकी आपको इस साल जरूरत है, अगला और पिछला छोड़ देना है। और इस साल के चंदे में अगला और पिछला अगर शामिल है, इंक्लूड है, तो उसको हटा देना है, माइनस कर देना है, यानी कुल मिलाकर इसी साल का रहने देना है, और जो इस साल का मिलना बाकी है उसे प्लस कर देना है। ठीक है, दान, चंदा, प्रवेश शुल्क, इन सब के बारे में यही आपको नोटिफिकेशन दूंगा मैं कि इस साल का ही लेना है, अगले पिछले का छोड़ देना है, और अगले पिछले का अगर इंक्लूड है तो उसको माइनस कर देना है, और इस साल का जो मिलना बाकी है उसे प्लस कर देना है। ठीक है, कोई भी खर्चा अगर आपका, जैसे आपने कोई खर्चा 12 महीने का, 12 मंथ का करना है, और आपने 9 महीने का किया, मतलब 3 महीने का करना बाकी है, देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग प्लस करना पड़ेगा। और आपने कोई खर्चा ज़्यादा कर दिया, अगले साल का भी कर दिया, तो पूर्वदत्त उपार्जित माइनस करना पड़ेगा। जैसे सैलरी 8 महीने की सैलरी दी, 4 महीने की बाकी है, आउटस्टैंडिंग प्लस करना पड़ेगा, और रेंट
14 महीने का दे दिया, 14 महीने का दे दिया, 12 महीने का देना चाहिए था, 2 महीने का ज़्यादा दे दिया, प्रीपेड, उसको माइनस करना पड़ेगा। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो गए, एक्रूड इनकम प्लस होगी। जो मिलना बाकी है प्लस होगा, जो देना बाकी है प्लस होगा, जो ज़्यादा दे दिया वो माइनस होगा। कुल मिलाकर एक ही साल के खर्चे आएंगे, इसका ध्यान रखना, और एक ही साल की इनकम आएगी। ठीक है, असेट्स नहीं आएगी, संपत्ति नहीं आएगी, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन आएगा डेबिट में, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा पर उसका इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा क्रेडिट में, क्योंकि वो हमारी इनकम है। ठीक है, इसके अलावा दो प्रकार के खर्चे होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू, पूंजीगत और आगम। पूंजीगत कैपिटल मीन्स संपत्ति पर, असेट्स पे किया गया खर्चा, वो यहाँ कभी नहीं आता, और आगम रेवेन्यू जो हमेशा यहाँ आता ही है, बार बार किए जाने वाला खर्चा। ठीक है, कोई भी खर्चा आगम मानकर, रेवेन्यू मानकर आपको लेना है। और अगर किसी चीज के बारे में ऐसा बोला है कि इसे कैपिटल मानना है, कैपिटलाइज मानना है, पूंजीगत मानना है, तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। खर्चे एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, पूंजीगत और आगम, कैपिटल और रेवेन्यू। तो सारे खर्चे, सारी इनकम रेवेन्यू मानकर, आगम मानकर आपको लेनी है, चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो। लेकिन अगर किसी चीज के आगे लिखा है कि उसे पूंजीगत मानना है, कैपिटलाइज, तो उसे छोड़ देना है, क्योंकि पूंजीगत कैपिटलाइज असेट बन जाती है, संपत्ति और बैलेंस शीट में जाती है। ये सारे रूल्स मैंने आपको बताए। ठीक है, तो इन शॉर्टकट लास्ट में समझा देता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। क्रेडिट के सारे खर्चे डेबिट में आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर बन के व्यय मानकर, और डेबिट की सारी प्राप्तियां, डेबिट की सारी रिसिप्ट क्रेडिट में चली जाएगी, इनकम मानकर, आय मानकर। ठीक है, नंबर 2, खर्चे 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, पूंजीगत और आगम। इनकम भी 2 टाइप की होती है, पूंजीगत और आगम। यानी एक्सपेंसेस और इनकम 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल मतलब जो असेट से रिलेटेड हो, कभी कभार करने पड़ते, और रेवेन्यू मतलब हर बार करने पड़ते। तो आप कोई भी आय और कोई भी व्यय, कोई भी खर्चा और कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंसेस को आयगत मानना है, रेवेन्यू मानना है, मतलब यहाँ लेना है। और अगर उसे पूंजीगत मानने को कहे, कैपिटलाइज, तो छोड़ देना है, नहीं लेना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई। ठीक है, इसके साथ बैलेंस शीट बनती है। तो जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फर्नीचर, आपको नहीं लेना है, लेकिन उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मानकर, व्यय मानकर, लॉस मानकर डेबिट में लेना है। उल्टा है, यहाँ असेट्स आती थी पर डेप्रिसिएशन नहीं आता था, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा पर असेट्स नहीं आएगी, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट में जाती है, तो इसके साथ बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, उसके अलावा विनियोग, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए संपत्ति है, असेट्स यहाँ नहीं आएगी। लेकिन हम विनियोग क्यों करते, इन्वेस्टमेंट क्यों करते, क्योंकि उसके ऊपर हमें ब्याज मिलता, इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, चंदा, दान, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, ये उसी साल की लेनी है जिस साल का क्वेश्चन करना है। और अगर अगला और पिछला उसमें इंक्लूड है तो उसमें से माइनस करना है, और अगला और पिछला अलग से दिया है तो उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। यानी आपको सारी चीजें उसी साल के लिए है जिस साल का आपको प्रश्न करना है। ठीक है, हाँ, और इस साल का जो चंदा और दान मिलना बाकी है, एक्रूड है, मिलना बाकी है इस साल का, उससे प्लस कर देना है, क्योंकि हमको इस साल का चाहिए। चलिए, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में, चंदे और दान में उसी साल का चंदा और दान उठाए जिस साल का आपको क्वेश्चन करना है, और उसमें अगर पिछले और अगले साल का इंक्लूड हुआ है, शामिल हुआ है, तो उसको हटा देना है, माइनस कर देना है, और इस साल का जो मिलना बाकी है उसे प्लस कर देना है, और अलग से दिया है तो छोड़ देना है, क्योंकि हमको उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से कोई खर्चा अगर अदत्त हो, आउटस्टैंडिंग हो, करना बाकी हो, तो उसको प्लस करेंगे। कोई खर्चा ज़्यादा कर दिया है, पूर्वदत्त, एडवांस, प्रीपेड, उसे माइनस करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आपको आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पर आंसर कैसे निकलेगा, तो यहाँ आय, इनकम क्रेडिट में है और व्यय, एक्सपेंडिचर डेबिट में है। ठीक है, अगर इनकम का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके सरप्लस आएगा। सरप्लस मीन्स बचत। अधिकतर तो यही होगा, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है, इनकम में से खर्चे माइनस। जैसे मेरी 5,000 रुपये इनकम है और 4,000 रुपये खर्चा है, मतलब 1,000 रुपये बच गया, ये मेरी बचत है, सरप्लस। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आपकी बचत आएगा सरप्लस। और मान लो सपोज करो व्यय ज्यादा हो गए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें, डिफिशियंसी आएगी।
डिफिशियंसी मीन्स कमी, आपके बिजनेस में पैसों की कमी है। नॉर्मली तो क्रेडिट का टोटली ज़्यादा आएगा क्योंकि इनकम सारी क्रेडिट में होती है। ठीक है, इस टाइप से आपको आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई थिंक आपकी बुक में 27 से लेकर 39 तक सारे क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लास्ट तक, और एटलीस्ट मेरे हिसाब से हम इससे कम 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन करेंगे। ओके।